अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग पूछो, अदरवाइज मैं आज भी कंटिन्यू करूंगा। आपके पास आज कोशिश करेंगे हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व कर लें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के। ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। आपके पास 2019 के 2020-21 की अटेम्प्ट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये कंबाइन आना स्टार्ट हो गया था, कंबाइन क्वेश्चन आते थे आईएएस 8 के साथ। तो इसके सेपरेट क्वेश्चंस आपको 3-4 ही मिलेंगे, ज़्यादा इसके सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। और इसके सेपरेट क्वेश्चन में वही कुछ है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। आज थोड़ा सा मैं इसमें और दो क्वेश्चन लेके आए हूं, वो हम सॉल्व करते हैं। हम लोग मूव करते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप भी साथ साथ डिस्कस करते रहे। आपको जी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है जी वेनेसडे लिमिटेड का क्वेश्चन है। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है आपके पास। ईयर एंड हो रहा है 30 जून। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? आपने एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है 30 जून 2019 की। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह कि कह रहा है कि कॉलम फॉर द टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ 1 साल की बनानी है। आपको टोटल का कॉलम भी नहीं बनाना और आपको कंपैरेटिव फॉर्म में भी नहीं बनाना। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जी। जल्दी से हम लोग पहले क्या काम करते हैं, हम जल्दी से इसकी टाइमलाइन बना लेते हैं और देखते हैं कि कब कब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई। हमारा साल जी स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2018 से और ये एंड हो रहा है 30 जून 2019 को। अच्छा जी, मेरे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको साल के शुरू के बैलेंस नहीं दिए हुए, तो फिर आपको पिछले साल जाना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए। वो वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा। तो 1 जुलाई 2018 ओपनिंग बैलेंसेस मेरे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है और ओपनिंग बैलेंसेस के साथ ही मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक और वर्किंग कर लेता हूँ। हमारे पास वर्किंग नंबर 1 हुआ करेगी और ये वर्किंग नंबर 1 किस चीज़ की होगी? नंबर ऑफ शेयर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग है और जब हम IS-33 की बात करेंगे तो हम इसी वर्किंग को कंटिन्यू करेंगे। इसी नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग में हम और चीज़ें ऐड अप करते रहेंगे। मेरे पास यहाँ पे 1 जुलाई 2018 को जो बैलेंस था नंबर ऑफ शेयर्स का, वो कितना था जी? मेरे पास 200 मिलियन वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल थी और जो नंबर ऑफ पार वैल्यू पर शेयर थी वो थी 100 रुपीज पर शेयर। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे? मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 10 रुपए की आदत पड़ जाती है। यहाँ पे उसने 100 रुपीज पार वैल्यू दे दी है। अच्छा जी, अब आगे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 30 नवंबर को कंपनी ने इशू किया है 30% राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ। यहाँ पे स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 120 पर शेयर। मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि यहाँ पे इशू प्राइस कितनी है, प्रीमियम कितना है, पर वैल्यू कितनी है और इशू प्राइस कितनी है? जल्दी से मुझे बताएं जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपके पास इशू राइट शेयर इशू हो रहा है 30%। पार वैल्यू तो मेरे पास आ गई है ₹100 पर शेयर। अब मुझे बताओ कि प्रीमियम कितना है और इशू प्राइस कितनी है? जल्दी से बता दो, प्रीमियम कितना है और इशू प्राइस कितनी है? पार तो 100 है, वो तो सामने लिखी हुई है ना, वो तो पता है। प्रीमियम कितना है? अब जब भी वो कहता है एट अ प्रीमियम ऑफ 120 पर शेयर, जब वो ये बात करे कि प्रीमियम है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 आपको स्ट्रेट अवे प्रीमियम पर शेयर दिया हुआ है, ये प्रीमियम की अमाउंट दी हुई है। प्रीमियम 20 रुपए पर शेयर नहीं है। या तो अगर यहां पे लिखा होता ही इशूड 30% राइट शेयर एट अ इशू प्राइस ऑफ 120, जब इशू प्राइस 120 होती तो मैं ये कहता 20 रुपए का प्रीमियम है। यहां पे तो उसने सीधा लिखा हुआ है, आपसे अंग्रेजी का उर्दू में तर्जुमा आपको सही समझ नहीं आया, उसने लिख के बताया हुआ है कि एट अ प्रीमियम ऑफ 120, 120 प्रीमियम है, तो जो इशू प्राइस है वो कितनी होगी, यहां पे जो इशू प्राइस है वो 220 रुपए पर शेयर है। ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट अक्सर करता है। तो यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि शेयर इशू एट 120, प्रीमियम 120 है, प्रीमियम की अमाउंट 120 दी गई है। तो अगर प्रीमियम 120 है और प्लस इसमें 100 पार वैल्यू ऐड करूंगा तो इशू प्राइस 220 रुपए है। ये बात समझ आइए कि यहां पे आपने पेपर में अक्सर ख्याल रखना है कि कभी आपको इशू प्राइस दी होती है, कभी आपको लिखा होता है एट अ प्रीमियम ऑफ। जब प्रीमियम ऑफ दिया होता है तो ये पूरी की पूरी प्रीमियम की अमाउंट है, इसमें आप पार वैल्यू ऐड करोगे तो आपके पास इशू प्राइस आएगी। तो ये एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120 पर शेयर लिखा हुआ है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। तो यहां पे अगर किसी ने 120 रुपए से इशू करके 20 रुपए का प्रीमियम लिखेगा तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे 30% राइट इश्यू हो रहा है 30 नवंबर को, तो यहाँ पे मैं ज्यूम करता हूँ कि 30 नवंबर मेरे पास तकरीबन यहाँ पे फॉल करता है 30 नवंबर 2018 को। यहाँ पे हो रहा है 30% राइट इशू एट ₹220 पर शेयर। 220 कैसे, ₹100 प्लस ₹120 पर शेयर, ये आपके पास वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो रहा है, कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर आर। अच्छा, अब ये देखो डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया आपको, अक्सर ये टेबल बना के डाटा दे देता है, कैश डिविडेंड एंड बोनस बता दिया पिछले 2 सालों के। अब आपने बताना है कि कौन कौन सा आपके लिए रेलिवेंट है, कौन कौन सा आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अब मेरे पास सबसे पहले बात करो कि फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है 30 जून 2018 का और वो कैश में है, क्या इसको मुझे करंट ईयर में कहीं पे रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना। फाइनल डिविडेंड है 30 जून 2018 का, पिछले साल का। 2 लोग कह रहे हैं नहीं, 2 लोग कह रहे हैं भाई पिछले साल का फाइनल डिविडेंड है तो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा ना। 30 जून 2018 का फाइनल डिविडेंड कब आएगा, 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ये चीज तो मैंने समझाई थी, इसी के ऊपर आप कह रहे हो नहीं, तो ये तो आप इसको इनकॉर्पोरेट करोगे। क्या 30 जून 2018 का जो इंटरम डिविडेंड है वो मेरे पास इस करंट ईयर में एडजस्ट होगा, वो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरम डिविडेंड है पिछले साल का। इंटरम डिविडेंड जिस साल का होता है उसी साल में एडजस्ट हो जाता है। 30 जून 2018 का जो फाइनल कैश डिविडेंड है वो मेरे पास अकाउंट फॉर होगा और मेरे पास साल स्टार्ट होते साथ ही होगा। तो ये जो फाइनल डिविडेंड होता है ना, ये सबसे पहली ट्रांजेक्शन आप किया करो। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि मेरे पास यहां पे फाइनल डिविडेंड है 30 जून 2018 का और ये कैश पे है, कितने परसेंट है जी, कैश पे ये 18% है। तो ये सबसे पहली ट्रांजैक्शन हुआ करेगी आपके पास जो पिछले साल का फाइनल डिविडेंड होगा, चाहे कैश इशू है चाहे बोनस इशू है। अच्छा, अब बात करें 30 जून 2019 की बात कर रहे हैं। 30 जून 2019 का मतलब है कि ये हमारे करंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि इस करंट ईयर में ये जो बोनस इशू दिया हुआ है 25% और ये फाइनल डिविडेंड है, क्या ये मेरा इस साल में अकाउंट फॉर होगा या नहीं होगा। बाकी भी बताएं जल्दी से। बोनस डिविडेंड फाइनल डिविडेंड है 25%, 30 जून 2019 का ये फाइनल डिविडेंड है, तो ये मेरे पास इस साल में अकाउंट फॉर नहीं होगा, इसने अगले साल पे जाना होगा। अच्छा, अब जो बोनस इशू है इंटरम डिविडेंड का, और वो कह रहा है इंटरम डिविडेंड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स के 6 महीने के बाद दिया जाता है, तो 2019 का जो इंटरम डिविडेंड है इसको मैं अकाउंट फॉर करूंगा या नहीं करूंगा, इसको अकाउंट फॉर करेंगे। तो आपके पास अक्सर ये एक छोटा सा टेबल दिया जाता है जिसमें आपको पिछले साल के और करंट ईयर के इंटरम और फाइनल डिविडेंड, कैश है बोनस है, दो सब कुछ बता दिया जाता है। और आपने इसमें 2 मिनट लगा के सोच लेना कि यार ये वाला डिविडेंड मैंने अकाउंट फॉर करना है और इस वाले डिविडेंड को अकाउंट फॉर
नहीं करना। जो भी फाइनल डिविडेंड होगा वो पिछले साल का करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा, करंट ईयर का अगले साल में जाएगा। इंटरम डिविडेंड जिस साल का जितनी बार भी दिया जाए उतनी दफा रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक तो फाइनल डिविडेंड पे करना है, और हाफ ईयर के बाद मेरे पास यहाँ पे तकरीबन मिड में 30 जून 2000, सॉरी 31 दिसंबर होगा मिड, 31 दिसंबर 2018 को यहाँ पे इंटरम डिविडेंड दिया जाएगा। ये कैश में दिया जाएगा, नहीं सॉरी ये बोनस था, ये इंटरम डिविडेंड है जी बोनस, और एट द रेट ऑफ कितने हैं 10%, 10% बोनस इशू किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, साल के आखिर में आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 95 मिलियन का, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जी रिवोल्यूशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिवोल्यूशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 35, वेयर एज ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाज 9 मिलियन। तो इसका मतलब है यहाँ पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो रही है 9 मिलियन की। अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 9 मिलियन की यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवोल्यूशन साल के शुरू में हुई है या रिवोल्यूशन साल के आखिर में हुई है। जल्दी से मुझे एक बात बताओ कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इस साल रियलाइज हो रही है 9 मिलियन की, तो जो रिवोल्यूशन सरप्लस है साल के शुरू में, अच्छा साल के शुरू में भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है, हमें नहीं पता कि अभी रिवोल्यूशन सरप्लस साल के शुरू में या आखिर में, इसको इग्नोर कर देते पॉइंट को। अच्छा, तो ये आपके पास सारी की सारी डाटा हो गया। अब हमने क्या काम करना है, हम अपने पास फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में कंपनी का नाम है वेडनेसडे लिमिटेड, मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवोल्यूशन सरप्लस। और इस क्वेश्चन में आई थिंक जनरल रिजर्व नहीं है, हाँ जी इसमें जनरल रिजर्व नहीं है, ठीक हो गया। और हमें टोटल का कॉलम बनाने की जरूरत भी नहीं है, जितने भी रुपीस है रुपीस सारे के सारे हमारे राउंड ऑफ हुए हुए हैं मिलियन के अंदर। तो ये मेरे पास ये फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले जी हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2018, ओपनिंग बैलेंसेस जो जो दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस मेरे पास दिए हुए जी 285, 124 और 65। शेयर कैपिटल का बैलेंस है 200 मिलियन का, शेयर प्रीमियम का 85 था, रिटेन अर्निंग का बैलेंस था 124, और रिवोल्यूशन सरप्लस का बैलेंस जो गिवन है वो 65 का, 285, 124 और 65 का। अच्छा जी, उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस के बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है वो मेरे पास फाइनल डिविडेंड की ट्रांजैक्शन हो रही है। जल्दी से बताओ जी मेरे पास फाइनल डिविडेंड की जनरल एंट्री क्या बनेगी। मैं आपके लिए दोबारा से जनरल एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ। कैश डिविडेंड दिया गया है, फाइनल डिविडेंड है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी। इसकी एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग्स टू डिविडेंड पेबल। कितना होगा जी, किसका 18% ऑफ वट, जो भी ओपनिंग शेयर कैपिटल था, जो भी नहीं 18% ऑफ आ जाएगा आपके पास 100 रुपीज पार वैल्यू पर शेयर, तो ये 18 रुपए पर शेयर बनता है। अब ये किसको देना है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आगे साल के शुरू में कितने थे। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आपके पास वैल्यू ऑफ डिविडेंड कितनी आ रही है, कितना डिविडेंड दिया गया है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं
36 मिलियन का। तो फाइनल डिविडेंड दिया गया है कैश में। ये फाइनल डिविडेंड कब का है? 30 जून 2018 का, और ये कैश में दिया गया है। 36 मिलियन आपके पास यहां से रिटेन अर्निंग से लेस हो जाएंगे। ये समझ आ गया? जल्दी से बताओ। मैंने एंट्री भी लिख दी है, वैल्यू बता दिया। 18 रुपए पर शेयर बनता है, 2 मिलियन शेयर्स थे, तो 2 मिलियन इंटू 18 36 आ जाता है। अच्छा, उसके बाद 30% राइट इशू हुआ। 30% किसका? एग्जिस्टिंग शेयर्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहां पे 30 नवंबर 2018 को राइट इशू हुआ है 30%। तो 2 मिलियन का 30% कितना बनेगा? 600,000 शेयर्स बनेंगे कि कंपनी ने मजीद 600,000 शेयर्स या 0.6 मिलियन भी कह सकते हो शेयर इशू किए हैं। तो अब कंपनी के पास जो टोटल बैलेंस हो चुका है नंबर ऑफ शेयर्स का 30 नवंबर 2018 को, जो अब बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आ चुका है वो 2.6 मिलियन शेयर्स का आ चुका है। अब ये जो 6 मिलियन शेयर इशू हुए हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे जी? इसकी जर्नल एंट्री बताओ जल्दी से। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी आपके पास 2 शेयर कैपिटल 100 इंटू 0.6 मिलियन, 2 शेयर प्रीमियम 100 इंटू 120, प्रीमियम कितना का था? 120 इंटू 0.6 मिलियन शेयर्स। और बैंक में कितने पैसे आए? बैंक में आपके पास 100 इंटू 220 इंटू 0.6 मिलियन शेयर्स थे। ये एंट्री रिकॉर्ड करोगे। बैंक में टोटल कैश कितना आ रहा है? इशू प्राइस 220, शेयर कैपिटल रिकॉर्ड होगा पार वैल्यू से, फिर शेयर प्रीमियम 120 का आपके पास रिकॉर्ड होगा। मुझे वैल्यूज बता दो जी कितनी कितनी आ रही हैं। यहां पे मैं लिख भी दूंगा राइट इशू 60 का शेयर कैपिटल आ रहा है, 72 के आपके पास शेयर प्रीमियम की वैल्यूज आ रही है। ये बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद इंटरम डिविडेंड बोनस इशू किया जा रहा है। बोनस इशू किया जा रहा है 10%। इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जी मेरे पास यहां पे 31 दिसंबर 2018 को बोनस इशू किया गया, और ये है 10%। 10% का मतलब है 2.6 मिलियन बोनस शेयर इशू किए गए हैं। तो यहां पे 2.6 मिलियन का 10% कितना आएगा? 260। तो यहां पे मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 2860,000। तो 0.26 इशू किए गए एट अ प्राइस ऑफ 10। तो इसकी मैं एंट्री भी यहां पे रिकॉर्ड कर देता हूं। यहां पे एंट्री क्या होगा? अब ये जो इंटरम डिविडेंड है, ये डिविडेंड इशू किया गया, बोनस शेयर एज अ डिविडेंड इशू किए गए। तो जब भी बोनस शेयर एज अ डिविडेंड इशू किए जाते हैं तो ये आउट ऑफ रिटेन अर्निंग दिए जाते हैं। हाँ, अगर बोनस इशू अदर देन डिविडेंड इशू किया जाता है फिर वो शेयर प्रीमियम से जाता है। यहां पे क्वेश्चन में लिखा होता कि जो बोनस इशू है ये एज अ डिविडेंड पे नहीं किया जा रहा, तो फिर ये शेयर प्रीमियम से लेस हो रहा होता। तो जब भी बोनस इशू एज अ डिविडेंड पे किया जा रहा होता है, जो कि आपके लेवल पे 99.9% केसेस में डिविडेंड ही पे किया जा रहा होता है, तो उसको आप रिटेन अर्निंग से लेस करोगे। तो ये आपके पास यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड होगी उसकी, रिटेन्ड अर्निंग्स टू शेयर कैपिटल। वैल्यू कितनी आएगी जी? 10% है ना, 10% हुए, तो मेरे पास 0.26 मिलियन एट ₹100 पर शेयर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी से वैल्यू बता दो। मेरे पास यहां पे लिखा जाएगा इंटरम डिविडेंड और बोनस है एट 10%। 26 मिलियन शेयर्स आपके पास बढ़ गए, और ये कम कहां से होंगे? ये जी आपके पास रिटेन अर्निंग से कम होंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ईयर एंड आ गया। ईयर एंड आ गया तो सबसे पहले तो मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि मेरे पास ईयर एंड में टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम में सबसे पहले रिवोल्यूशन हुई थी। रिवोल्यूशन कितनी हुई थी जी? मेरे पास
प्रॉफिट आया हुआ है और 35 मिलियन की रिवोल्यूशन सरप्लस राइज हुआ ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या इसकी जगह अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। 35 मिलियन से आपके पास रिवोल्यूशन सरप्लस रेज हुआ। फिर आपके पास यहां पे लिखा जाएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपके पास 30 जून 2019 का प्रॉफिट है। रिटेन अर्निंग बढ़ जाएंगी 95 मिलियन से, और लास्ट में आपके पास यहां पे आ जाएगी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या दी गई थी जी? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपके पास दी हुई है 9 मिलियन की। तो 9 मिलियन की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। रिटेन अर्निंग का अकाउंट इंक्रीज होगा, रिवोल्यूशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और मेरे पास ये सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन थी वो अकाउंट फॉर हो गई हैं। मैं अब इसको क्लोज कर देता हूं। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा बैलेंस एज ऑन 30 जून 2019। जल्दी से जी मुझे वैल्यू बता दो। ये तो आ रही है 286 मिलियन, ये आ रही है 85 प्लस 72 157। उसके बाद रिटेन अर्निंग और रिवोल्यूशन सरप्लस। रिवोल्यूशन सरप्लस तो आपके पास 91 आ रहा है। रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना आ रहा है जी? 166। जल्दी से बताएं जी, क्वेश्चन समझ आ गया? यहां तो कोई इशू? क्लियर है यहां तक सबको? अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, जल्दी से हम एक और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास टाइम है, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट मुझे देंगे, मैं एक और क्वेश्चन ले आता हूं आपके लिए। अच्छा वाला कोई मजे का सवाल मिले एक। चले, एक और क्वेश्चन है जी, एस्ट्राजेनेका का सवाल है। ये आपके पास कोविड के बाद बिल्कुल पहली पहली अटेम्प्ट में आया था। ये सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें एक दो छोटी छोटी बातें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। मैं क्वेश्चन बस ये आप लोगों के लिए निकाल लूं। जी, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ये आपके पास 2021 की अटेम्प्ट में आया था, राइट आफ्टर द कोविड आपके पास ये क्वेश्चन आया था। और ये आपके पास क्वेश्चन है जी एस्ट्राजेनेका लिमिटेड का। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जी? इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है 2020 की, और कॉलम टोटल का कंपैरेटिव फिगर्स की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब इसके अंदर भी मैं सबसे पहले क्या काम करता हूं, मैं जल्दी से एक टाइमलाइन बना लेता हूं कि हमारे पास किस किस दिन पे क्या क्या काम हो रहा है, ताकि हम क्वेश्चन को फिर उस सीक्वेंस से लेके सॉल्व करें। टाइमलाइन आप हमेशा पेपर के अंदर अपनी वर्किंग वाले पेज पे बनाओगे। तो आपका ये साल स्टार्ट हो रहा है जी 1 जनवरी 2020 से, और ये साल आपका एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को। सबसे पहले जी मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल होने चाहिए साल के शुरू के अंदर। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है? हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। यहाँ पे मैं एक वर्किंग भी कर लेता हूँ। वर्किंग 1 होगी नंबर ऑफ शेयर्स की। अच्छा जी, नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जी 1 जनवरी 2020 को मेरे पास जो बैलेंस में शेयर्स पड़े थे 250 मिलियन के थे। अगर मेरे पास 250 मिलियन के शेयर्स पड़े हुए हैं और एक शेयर ₹100 पर शेयर है, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? जल्दी से बताएं। 250 मिलियन मेरे पास शेयर्स थे, ₹100 का एक शेयर है।
तो 2.5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स मैं अभी मिलियन में लिखता जा रहा हूं। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग, रिवोल्यूशन सरप्लस दिया हुआ है। रिवोल्यूशन सरप्लस में लैंड और बिल्डिंग की जो रिवोल्यूशन है सरप्लस है, ये सेपरेट दिया हुआ है। ये आपके पास एक थोड़ा सा ट्रिकी काम होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि मेरे पास यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस है लैंड का, उसका एक हम लेजर बना लेते हैं। और मेरे पास एक और रिवोल्यूशन सरप्लस है बिल्डिंग का, ये भी हम एक लेजर यहाँ पे बना लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे जी ब्रॉड ऑन बैलेंस जो अवेलेबल है, लैंड का रिवोल्यूशन सरप्लस है 25 का, और मेरे पास बिल्डिंग का जो रिवोल्यूशन सरप्लस है वो है 20 का। ये हमने वर्किंग्स में काम कर लिए। क्वेश्चन में कह रहा है जी प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन एज पर द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंटेड टू रुपीज। प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन की जो ट्रांसफर दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे साल के आखिर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और यहाँ पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दी हुई है। प्रॉफिट दिया हुआ है जी 45 का और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 5 मिलियन की आपके पास ट्रांसफर हुई है। अच्छा जी, उसके बाद डिविडेंड फॉर द लास्ट 2 ईयर आ रहा है एज फॉलोज। अब दोबारा से वो डिविडेंड दिया हुआ है, आपने बताना है 31 दिसंबर 2019 पिछले साल का इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड हमेशा साल के दरमियान में दिया जाता है। ये स्टेरिक का निशान यहाँ पे लगाया हुआ है कि जो डिविडेंड है वो हमेशा साल के दरमियान में दिया जाता है, यानी कि 30 जून की बात करेंगे। पिछले साल का जो इंटरम डिविडेंड है, क्या इसको हमने अकाउंट फॉर करना है? क्या ये हमारे काम का है? नहीं, ये मेरे काम का नहीं है। पिछले साल का 31 दिसंबर 2019 का जो फाइनल बोनस डिविडेंड है, फाइनल बोनस डिविडेंड है 20%। क्या इसको काउंट फॉर करेंगे? ये पिछले साल का फाइनल डिविडेंड है। इस साल के शुरू में सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपके पास यही होगी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनल बोनस डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड है 31 दिसंबर 2019 का और ये बोनस है। और बोनस कितने परसेंट है जी? ये बोनस है 20% का। 20% आपने बोनस इशू किया है पिछले साल के जो भी शेयर होल्डर्स थे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि 2020 31 दिसंबर का इंटरम डिविडेंड, कैश डिविडेंड, ये अकाउंट फॉर होगा या नहीं होगा इस करंट ईयर में? 2020 का इंटरम डिविडेंड ये बिल्कुल मेरे पास अकाउंट फॉर होगा। लेकिन 31 दिसंबर 2020 का जो फाइनल बोनस डिविडेंड है, जो 31 दिसंबर 2020 का है, ये कब होगा? ये करंट ईयर में होगा या नेक्स्ट ईयर में होगा? ये होगा आपके पास 2021 में। तो इसको मुझे इसमें अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसका टेबल अक्सर दिया जाता है। तो ठीक है, हमारे पास एक तो फाइनल बोनस आ गया और एक हमारे पास इंटरम डिविडेंड आ गया ड्यूरिंग द ईयर का। तो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 30 जून 2019 को मेरे पास यहां पे इंटरम डिविडेंड होगा और ये होगा मेरे पास कैश। और ये कितने परसेंट डिविडेंड है जी? ये है 12% डिविडेंड। 12% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड यहां पे आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है जी? इस क्वेश्चन के अंदर और कोई राइट शेयर इशू वगैरह यहाँ पे लंबी कहानी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे जो आपको तंग किया गया था इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर रिवोल्यूशन की एडजस्टमेंट थोड़ी बड़ी डाल दी थी उसने। हमारे पास जो लास्ट एडजस्टमेंट है, AL uses revaluation model for the subsequent measurement of its land and building only. The revalued amount of land and building have been assessed at 31 दिसंबर 2020। आपको दोबारा से रिवोल्यूशन करनी है तो उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्वेश्चन के अंदर रिवोल्यूशन की एडजस्टमेंट यहां पे इनकॉर्पोरेट कर दी थी। तो ठीक है, हमारे पास एसेट की कॉस्ट, इक्विटी डिप्रिसिएशन दी हुई है और रिवोल्यूशन अमाउंट भी दी हुई है और साल के आखिर में रिवोल्यूशन हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम रिवोल्यूशन का जो पूरा वाला काम है वो यहाँ पे भी दोबारा से कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे साल के आखिर में रिवोल्यूशन भी हो रही है।
लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन भी हो रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन के अंदर उसने कहानी ठीक ठाक कर दी है। मैं जल्दी से क्या काम करता हूँ जी, मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। फॉर्मेट में हमारे पास कंपनी का नाम था एस्ट्राजेनेका लिमिटेड, और हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और हम बना रहे हैं ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 की। हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा शेयर कैपिटल, एक कॉलम आएगा शेयर प्रीमियम, एक कॉलम आएगा हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स, एक कॉलम आएगा हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस, और यहाँ पे जनरल रिजर्व का कॉलम जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक ही कॉलम बनेगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस में आप लैंड और बिल्डिंग का सेपरेट सेपरेट कॉलम नहीं बनाओगे। यहाँ पे लिखा टोटल जाता है, वर्किंग के अंदर आप सेपरेट लेजर जरूर बना लोगे। और हमारे पास यहाँ पे राउंडिंग ऑफ रुपीज इन मिलियन। हमारे पास जी ये फॉर्मेट तैयार हो गया। अच्छा, पेपर के अंदर भी आपको ज्यादा गंद मचाने की जरूरत नहीं होती कि आपको हर एक कॉलम वाइज लाइनें लगाने की जरूरत नहीं होती। मैं देखो ये आपके सामने लिखा है ना, ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसमें मैंने सिर्फ ऊपर टॉप के ऊपर 2 लाइनें लगा दी है। अगर ये भी आप ना लगाओ लाइनें, लेकिन आपने देखो लिखा सीक्वेंस में उसके बराबर, तो आपको लाइनें लगाने की जरूरत नहीं होती। काम आप लाइनें लगाए बगैर भी साफ सुथरा कर सकते हो। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें कोई मसले वाली मिसाल नहीं है। ये आपके पास मेन आंसर था। अगले पेज के ऊपर आप टाइमलाइन बना लो, वर्किंग कर लो। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग थी प्रोमिनेंट पहले शो करो, नीचे जाके थोड़ा सा टाइमलाइन बना लिया करो। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जी बैलेंस से। हमारे पास जी बैलेंस अवेलेबल है एज ऑन 1 जनवरी 2020। कितना कितना बैलेंस अवेलेबल है जी? 250, 138, 142 और 45। 250 का शेयर कैपिटल था, 138, 142 और 45। 25 प्लस 20, ये 45 टोटल कंबाइन करके यहाँ पे लिखा जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंसेस थे जो मैंने यहाँ पे अकाउंट फॉर कर दिए। अब मेरे पास जो शख्स फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी है वो रिकॉर्ड होनी है जी फाइनल डिविडेंड है, बोनस इशू है 20%। अच्छा, बोनस इशू हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग को एडजस्ट कर लो। यहाँ पे आपके पास बोनस इशू हो रहा है एट 20%। जल्दी बताओ जी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे आप लोग? 2.5 मिलियन शेयर्स ऑलरेडी हैं, इसका 20% आप इशू करने जा रहे हो, तो ये आपके पास 0.5 बनेगा आई गेस। जल्दी बताओ कितना बनेगा? 2.5 मिलियन शेयर्स का 0.5 ही बन रहा है। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो चुके होंगे, वो अब आपके पास जो बैलेंस आएगा बोनस इशू होने के बाद, वो आपके पास आ जाएगा 3 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, 3 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। यहां पे अब एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? बोनस इशू है, तो एंट्री यहां पे रिकॉर्ड होगी रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि बोनस इशू एज अ डिविडेंड दिया जा रहा है। तो एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे यहां पे रिटेन अर्निंग्स टू शेयर कैपिटल। अब कैसे आएगा जी? आपने 0.5 मिलियन शेयर्स इशू करने हैं एट ₹100 पर शेयर। तो ये 50 से आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा, 50 से रिटेन अर्निंग आपके पास कम हो जाएंगी। तो मेरे पास यहां पे लिखूंगा कैसे? यहां पे लिखूंगा फाइनल डिविडेंड। ये कब का फाइनल है? 2019 का। और ये आपके पास बोनस इशू है एट 20%। तो यहां पे 50 ऐड होगा और रिटेन अर्निंग से 50 माइनस हो जाएगा।
ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट आपने इंटरम डिविडेंड दे रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे। इंटरम डिविडेंड है, कैश में पे हो रहा है 12% किस चीज का, तो यहां पे एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी? रिटेन्ड अर्निंग्स टू डिविडेंड पेबल। कैसे आएगा जी? 12% किस चीज का? ऑफ ₹100 पर शेयर। तो ये जो डिविडेंड बना ये 18 रुपए पर शेयर बना। और अब कितने मिलियन शेयर्स हैं? 3 मिलियन शेयर्स हैं जिनको डिविडेंड इशू करना है। तो मुझे जल्दी से वैल्यू बता दो जी, कितनी वैल्यू आ रही है? 12% 100 रुपए का, 12 रुपए पर शेयर डिविडेंड आ रहा है, 3 मिलियन है, 36 बनता है जी। 36 मिलियन की आपने कैश डिविडेंड दिया है, इंटरम डिविडेंड। तो यहां पे आ जाएगा इंटरम डिविडेंड कैश एट द रेट ऑफ 12%। तो यहां से 36 मिलियन आपका रिटेन अर्निंग से कम हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल यह है कि अब आखिरी जो काम ये है कि प्रॉफिट और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट दिया हुआ है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दी हुई है, उसके बाद रिवोल्यूशन हो रही है। अब रिवोल्यूशन आपके पास हो रही है, तो जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 की दी हुई है, मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 की दी हुई है, ये आपके पास लैंड की है या बिल्डिंग की है? ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ये लैंड की है बिल्डिंग की? राफे क्या का ऑप्शन भी एक आ गया, राफे कहता है राफे के मुताबिक ये कंबाइन हो सकती है। बता दें, हाँ ये भी हो सकता है कंबाइन हो। जल्दी से बताओ, ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 की दी हुई है, ये लैंड की है, बिल्डिंग की है, या दोनों की कंबाइन है? और अगर कंबाइन है तो किस प्रोपोर्शन से हम देखेंगे इसको, क्योंकि मैंने वर्किंग में लेजर्स तो अलग अलग बनाए हैं। गुलाम फातिमा कह रही है बिल्डिंग की है, शेर कह रहा है बिल्डिंग की है, तो राफे क्यों कह रहे हैं कंबाइन है? अब कॉमन सेंस आपकी यहाँ पे राफे साहब की निकल के जा चुकी है। क्यों? क्योंकि राफे साहब कह रहे हैं कंबाइन है। तो राफे साहब मुझे एक बात बताएं कि लैंड की कौन सी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है? लैंड की कौन सी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है? क्या लैंड की कोई आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज करते हो? और लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुई तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन किधर से आ जाएगी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट्स की होती है। तो ये जो 5 मिलियन की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास बिल्डिंग की है। बिल्डिंग में से 5 का आपने रियलाइज किया है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये थी, ये जो रिवोल्यूशन थी, ये अभी तक हमने इनकॉर्पोरेट नहीं की। अगर ये अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं की तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहां पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो अनएडजस्टेड है। ये प्रॉफिट ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रॉफिट के अंदर अभी हो सकता है कोई एडजस्टमेंट होती हो। तो मेरे पास ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 45 मिलियन का, इसके अंदर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन है, ये मेरे पास रिटेन अर्निंग के अकाउंट में जो लिखी जाएगी, वो 5 मिलियन की जो लिखी जाएगी वो सिर्फ बिल्डिंग की लिखी जाएगी। तो मेरे पास यहां पे सबसे पहले मेरे पास यहां पे आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपके पास 2019 का। इसकी वैल्यू आएगी, अभी मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू है। उसके बाद यहां पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी, और ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपके पास यहां से 5 से रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करेगी और 5 से रिवोल्यूशन सरप्लस को लेस करेगी। अब यहां पे तो 5 लिखा हुआ आएगा, लेकिन जब आप वर्किंग देखोगे तो आपने वर्किंग में बिल्डिंग की रिवोल्यूशन सरप्लस को एडजस्ट किया गया। ये बात समझ आ गई? पहली बात ये क्लियर है आपको? जल्दी से बताओ। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। इसका मतलब है लैंड का 25 का 25 उधर ही पड़ा हुआ है, बिल्डिंग का 20 में से 5 हमने यूटिलाइज कर लिया, 15 का रिवोल्यूशन सरप्लस बिल्डिंग के गैस पड़ा हुआ है, और अब रिवोल्यूशन हो रही है। सबसे पहले लैंड की बात कर लेते हैं। जब मैं रिवोल्यूशन की बात करता हूं तो यहां पे लैंड में क्या हो रहा है? अब लैंड की मेरे पास यहां पे जो कैरिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही है 75, ये दी हुई है।
और लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन तो चार्ज होती नहीं है। और लैंड की जो फेयर वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 65 की। तो लैंड में यहां पे डिक्रीज आ रहा है, लैंड में डिक्रीज कितने का आ रहा है, 10 का। तो ये सारा का सारा क्या होगा, मेरे पास 25 का रिवोल्यूशन सरप्लस पड़ा हुआ है रिगार्डिंग लैंड, तो 10 का डिक्रीज आ रहा है, वो सारा का सारा रिवोल्यूशन सरप्लस के अगेंस्ट मेरा एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहां पे एक एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, सबसे पहले रिवोल्यूशन सरप्लस लैंड का 10 से टू लैंड 10 से। दूसरा काम क्या होगा, बिल्डिंग के केस में क्या हो रहा है जी, बिल्डिंग के केस में मेरे पास एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है, जल्दी से बताओ बिल्डिंग के केस में एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 240 कॉस्ट है, 60 की उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, तो कैरिंग वैल्यू है 180, 240 माइनस 60। और एसेट को मैंने लेके आना है 158 में, फिर वैल्यू उसकी 158 है। तो जो डिक्रीज आ रहा है मेरे पास, जल्दी से बताओ टोटल डिक्रीज कितना आ रहा है, 180 और 158 का टोटल डिक्रीज कितना आ रहा है, 22 का, 22 का डिक्रीज आ रहा है। और इस 22 में से मेरे पास रिवोल्यूशन सरप्लस के अगेंस्ट कितना एडजस्ट हो सकता है, 22 में से मेरे पास जो रिमेनिंग रिवोल्यूशन सरप्लस है वो 15 का बच चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रिवोल्यूशन सरप्लस की एडजस्टमेंट होगी वो होगी 15 की, और रिवोल्यूशन लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है वो 7 की एडजस्टमेंट होगी। और इसकी आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे, रिवोल्यूशन सरप्लस ओसीआई, रिवोल्यूशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में 15 और 7 टू बिल्डिंग 22, ये एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मैं लिखूंगा कि मेरे पास यहां पे लैंड के अगेंस्ट 10 की एडजस्टमेंट हो गई है, और यहां पे बिल्डिंग की जो एडजस्टमेंट हुई है वो 15 की हुई है। मेरे पास यहां पे जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो बच जाएगा 15 का। यहां पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरे पास नील हो जाएगा, और यहां से मैं लेस कर दूंगा रिवोल्यूशन लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस में 7 का जाना था, और मेरे पास अब यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा एडजस्टेड 38 का। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, ये पूरे क्वेश्चन के अंदर उसने आपको 5-6 नंबर की जो घुमाया है वो उसने रिवोल्यूशन में घुमा दिया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का था, रिवोल्यूशन सरप्लस की टेस्टिंग उसने यहां से आपसे पूरी की पूरी कर ली। अब इसको मैं यहाँ पे अकाउंट फॉर कैसे करूंगा, इसको यहाँ पे शो कैसे करूंगा, इसको यहाँ पे शो ऐसे करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे अब जो प्रॉफिट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 38 का, और आप इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस दे दो। उसके बाद यहां पे आपके पास अब जो एडजस्टमेंट होनी है अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर, तो 10 का रिवोल्यूशन सरप्लस आपका लैंड का कम हुआ है, और 15 का रिवोल्यूशन सरप्लस आपका बिल्डिंग का कम हुआ है। तो जो टोटल रिवोल्यूशन सरप्लस आपका डिक्रीज हो रहा है वो 25 से डिक्रीज हो रहा है। और अब आपके पास ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया जी। इसको मैं सम अप करता हूं क्वेश्चन को, मेरे पास यहां पे आ जाएगा बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020, ये आ जाएगा 300 का कैपिटल, 138 का प्रीमियम। जल्दी से रिटेन अर्निंग और रिवोल्यूशन सरप्लस की वैल्यूज बता दो।
ये आ रहा है 99 की रिटेन अर्निंग, रिवोल्यूशन सरप्लस कितना आ रहा है 15 का। ये 15 का जो रिवोल्यूशन सरप्लस है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ लैंड वाला रिवोल्यूशन सरप्लस रह गया, क्योंकि बिल्डिंग का तो रिवोल्यूशन सरप्लस खत्म हो गया था। तो ये जी आपके सामने एक पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व किया और मैंने ये प्रॉपर फॉर्मेट में आपके सामने सॉल्व कर दिया। तो मैं कोशिश की है कि आज आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं। एक क्वेश्चन मैंने लंबा क्वेश्चन कल प्रैक्टिस किया था, आपको किताब में 2 क्वेश्चन इसके और मिल जाएंगे जो अब आपने प्रैक्टिस करने हैं। ये मोर देन इनफ प्रैक्टिस है आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्वेश्चन की। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं करेक्शन ऑफ एरर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आई कैप के रिजल्ट्स जो आते हैं एग्जामिनर कमेंट्स के अकॉर्डिंगली, मैंने जो वीडियो भी अपलोड की थी यूट्यूब पे मुनाबी के चैनल के ऊपर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन FAR1, उसके अंदर करेक्शन ऑफ एरर में 3 अटेम्प्ट्स में 30% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 नंबर से ज्यादा नहीं आए, 2 नंबर से ज्यादा नंबर ही नहीं ले सके 30% ऑफ द स्टूडेंट। करेक्शन ऑफ एरर IIT में पढ़ाया जाता था, तो बड़ा बेसिक सा टॉपिक है। पहले हम एरर्स को रेक्टिफाई करना सीखेंगे, टाइप्स ऑफ एरर, उनकी सारी कहानी देखेंगे, और एंड पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस गलती का, उस एरर का प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। अब जैसे ये आज का मैंने क्वेश्चन आपको कराया, तो आज के क्वेश्चन में आपके पास रिवोल्यूशन लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जब रिवोल्यूशन लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो प्रॉफिट जो था वो गलत था। तो मैं उसमें अगर रिवोल्यूशन लॉस रिकॉर्ड कर देता तो प्रॉफिट को मैंने कम कर दिया 7 से और प्रॉफिट को मैं 38 पे लेके आ गया। तो इसका मतलब है कि कुछ एरर्स या कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट के ऊपर आता है। तो ये सारी कहानी हम अभी आने वाले अगले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जल्दी से मुझे बताओ कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अगर किसी का कोई भी मसला है तो बताएं।